कि अब लोग समझेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में डिफरेंस। और हम यहाँ पे ये देखें किसी भी सेंटेंस में हम अगर वर्ब को देखें तो हकीकत में वहाँ पर वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, और रियल में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के चेहरे कैसे होते हैं, हम आखिर में कैसे पहचानें, वो मैं लॉजिकल तरीके से आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने सारे वीडियोस नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाएं, सारे वीडियोस देखें, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। एक सिंगल वीडियो देख कर के ये डिसाइड मत कीजिए कि मैंने आगे नहीं पढ़ाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्लेलिस्ट खोलनी ही नहीं आती है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लेलिस्ट खोलना सीखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी है, बहुत सारे वीडियोस, आई थिंक 200+ वीडियोस हो चुके होंगे। और अगर ये कोर्स पूरा फिनिश हो चुका है तो आई थिंक 350 या 400 वीडियोस होने वाले होंगे या हो चुके होंगे, आप ज़रूर देखिए सबको। तो देखो फाइनाइट वर्ब हमने देखा था कि ये चेंजेबल होता है सॉरी, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो चेंजेबल नहीं होते हैं, मतलब वो नॉन चेंजेबल होते हैं। फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब, या फिर टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में है तो V1 आएगा या ING आएगा, पास्ट में तो V2 आएगा, परफेक्ट में तो V3 आएगा। तो जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं वो कहलाती हैं हमारी फाइनाइट वर्ब। अभी कौन कौन सी होती हैं? अगर मैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलूँ, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES बोलूँ, वो भी, ये दोनों भी काउंट होती हैं। ये दोनों के दोनों अपनी कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर मैं बात करूं कि 2+V1 लिखा हो कहीं पर, केवल 2+V1, तो वो आपकी कहलाती है फुल इन्फिनेटिव, और ये चेंज कभी नहीं होती, ये एज इट इज़ ही रहती है। हाँ, ये जरूर होता है कि एक्टिव से पैसे बन जाए, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। फिर हम लोग ये लिस्ट अभी देखेंगे ध्यान से, मैं आपको बस इनमें डिफरेंस बता रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि V1 यहाँ पे लिखा तो इसका V1 2+V1 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लाइन बिल्कुल अलग है, ये चेहरे एकदम अलग हैं और ये चेहरे एकदम अलग हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा सा देखें, ये सब देखें तो आपके फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं, अगर ये ऐसी देखें तो ये आपकी कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये समझना केवल। अगर मैं V2 लिखूँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू नहीं लेते यहाँ पर, एक दूसरी वर्ब लेते हैं, जैसे कि सेल लेते हैं, सेल, और लेते हैं सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं सोल्ड V2। हेल्पिंग वर्ब संग में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे कि हैव सोल्ड ले लो, हैव सोल्ड, हैज सोल्ड, हैव सोल्ड, विल हैव सोल्ड, कुछ भी ले लो आप, सोल्ड, तो ये आपका ये और ये सारे फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं, यानी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर मैं हेल्प में V1+I जोड़ दूँ, जैसे कि इज सेलिंग बोल दूँ, इज सेलिंग, तो ये भी आपके फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। अगर मैं V5 बोलूँ, अब V5 का मतलब V1 तो यहाँ पे लिखा हुआ था V1, ये V5 का मतलब यही होता है SELS, यानी कि S और ES लगा देना किसी वर्ब में, तो ये सारी स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 तरीके की आपकी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अगर मैं बात करूँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसी होती हैं, तो सुनो, जब मैं 2+V1 लिखूँ, जैसे कि टू सेल, अब ये आपकी कहलाएगी फुल इन्फिनेटिव, ये ऐसे ही रहेगी, बस एक्टिव का पैसे जरूर हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अभी V1 कैसे है, क्योंकि V1 यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी है। अब डिफरेंस क्या है कि ये वर्ब जो है किसी न किसी दूसरे वर्ब के बाद में आएगी, तो ये आपकी बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगी, जिसमें टू छुपा हुआ होता है, ठीक है। V4 मैं केवल अकेली सेलिंग लिखूँ तो ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसके पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दूँ कोई भी, तो ये फाइनाइट वर्ब बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सोल्ड लिखूँ अकेला, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं इसके आगे हैज़, हैव, हैड कुछ भी लगा देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, तो ये बन जाएगी फाइनाइट वर्ब। अगर मैं यहाँ पे टू हैव सोल्ड लिख दूँ, तो ये आपकी कहलाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब अगर मैं केवल हैव सोल्ड लिख दूँ, तो ये बन जाएगी फाइनाइट वर्ब। अगर मैं यहाँ पे हैविंग सोल्ड लिख देता हूँ, तो ये आपकी बन जाएगी वेरी गुड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और अगर मैं यहाँ पे हैविंग की जगह हैज़, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव कुछ भी लिख दूँ, तो वो बन जाएगा अपना फाइनाइट वर्ब। अच्छा, ये वाला
टॉपिक जो है वो मैं बहुत ही डिटेल सिंथेसिस वाले वीडियोस में बताया। सिंथेसिस जो है वो रियल में नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक फंक्शन वहाँ पर होता है। सिंपल सेंटेंसेस जो मैंने पढ़ाए थे वो आप ज़रूर देखना जा करके। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज सबसे बड़ा ये होता है कि हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं आती। पहली बात ये, हमें समझ में नहीं आता है, किसी ने समझाया नहीं, बुक्स में समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत, मैं सबको समझाऊंगा A to Z। दूसरी बात, बहुत से लोगों को टू हैव और हैविंग में बहुत प्रॉब्लम होती, कब ये आएंगे ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद लोगों की ये समस्या होती है कि कब जेरेंड आता है, कब पार्टिसिपल आता है, वो कैसे पता करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। V1 प्लस ये V4 जो है, V1 प्लस ING जो है ये आपकी जेरेंड और पार्टिसिपल दोनों होती है, ये भी मैं बताऊँगा। V3 आपकी पार्टिसिपल होती है, ये आपके कहलाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इनका एक और फॉर्म होता है पैसिव में, वही बताऊंगा। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि फाइनाइट वर्ब्स के चेहरे कैसे होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के चेहरे कैसे होते हैं। नहीं आए समझ में तो 2-3 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं, जो कि नॉन चेंजेबल कहलाती हैं, इनका रियल में मतलब क्या होता है। देखो, जब मैं 2 + V1 लिखता हूँ फुल इन्फिनेटिव, तब इसका मतलब क्या निकलता है, मतलब का मतलब सेंस क्या निकलता है दिमाग के अंदर। वो लिखा नहीं होता कॉपी पर, किताबों में कॉपी पर लिखा नहीं होता, उसका सेंस निकलता है। कैसे, येट टू डू इन फ्यूचर। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की, अगर अपना सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो इसका सेंटेंस का अर्थ निकलेगा येट टू डू इन फ्यूचर, यानी कि वो काम भविष्य में होने वाला भी हुआ नहीं है। अगर मैं अभी बात करूँ, मैं ये कहूँ आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, और अगर मैं टू टीच लिखता हूँ, प्रेजेंट सेंटेंस में बोला उसमें टू टीच लिखता हूँ, इसका मतलब ये टू टीच जो है वो भविष्य में काम होने वाला भी हुआ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। और अगर मैं तुम्हें पढ़ाया तो था, और मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए ही आया था। ओवरऑल अगर मैं सेंटेंस पास्ट में बोलूँ और वहाँ पे फिर से मैं टू टीच लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये कि वो पास्ट में वो काम हो गया था। टू टीच प्रेजेंट सेंटेंस में अगर मैं लिखता हूँ, मतलब प्रेजेंट के सेंटेंस में अगर टू टीच में डाल देता हूँ कहीं पर भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो वो काम भविष्य में होने वाला है। और अगर मैं टू टीच पास्ट के सेंटेंस में लिखता हूँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो वो होता है कि वो काम वहाँ पर हो चुका है पूरा। ध्यान से समझना, क्योंकि ये बात किसी बुक में किसी टीचर ने आपको शायद नहीं बताई होगी। बुक्स तो कभी बताती ही नहीं है, बुक्स में सबसे बड़ी समस्या यही है, टीचर भी नहीं बताते या उन्हें मालूम नहीं होता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि समझते जाइए मेरी बात को। और अगर बेयर इन्फिनेटिव केवल V1 लिखता हूँ, तब भी इसका मतलब वही होता है। प्रेजेंट में अगर मैं केवल टीच लिखता हूँ, केवल टीच, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, तो उसका मतलब वो भविष्य में काम होने वाला है, और पास्ट में अगर लिखा हो तो वो काम हो चुका है पूरा। अगर मैं V1 + ING, अगर मैं टीचिंग लिखता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि वो काम जो है वो प्रेजेंट समय में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। और अगर मैं अगर मैं प्रेजेंट में टीचिंग वर्ड डाल दूँ, जैसे इज टीचिंग, एम टीचिंग नहीं, ऐसे समझ लीजिए टीचिंग अकेला वर्ड है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो, उस कंडीशन में। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई परेशान मत हो ना, ये मैं एग्जांपल्स के थ्रू सब कुछ बताऊंगा। हो सकता है इस जो पार्ट वाइज अगर वीडियो देख रहे हो उसमें ना क्लियर हो पाए, तो मैं आगे जरूर बताऊंगा। जब तक आप मेरे पूरा ना देख लो, पूरी सीरीज़ पहले पार्ट्स वाइज जो मिल रही हैं उनको पूरा देख लो, और अगर पूरा फुल वीडियो अगर देख रहे हो आप लेंदी वाला, तो पूरा देख लेना, तभी सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे। बस मेरे शब्दों को याद रखना, तभी आपको बातें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं सारे शब्द आखिरी लाइन तक, वीडियो के आखिरी लाइन तक, अगर सेपरेट है तो यहाँ पे नहीं, फुल वीडियो आखिरी लाइन तक मैं ये बातें रिपीट करूँगा, इसलिए मेरी बातों को नोट डाउन करते रहना। अगर मैं केवल अकेला टीचिंग लिखता हूँ किसी ऐसे सेंटेंस में जो कि प्रेजेंट में लिखा हुआ है, ये मैं टीचिंग नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रनिंग, लो मैं लिख ही देता हूँ, ए रनिंग बॉय इज़ कमिंग हियर, एक दौड़ता हुआ लड़का यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये रनिंग जो है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तो लिखी नहीं है, तो ये V1 + ING नॉन फाइनाइट वर्ब है। और दूसरी बात, ये वर्तमान में काम चल रहा है, वो लड़का अभी भी दौड़ रहा है। और अगर मैं आई फॉरगेट रनिंग, मैं दौड़ना भूल गया, इसका मतलब वो काम मैं पास्ट में भूल गया था। कहने का मतलब ये, जब हमें पास्ट में सेंटेंस मिले और उसके बाद अगर मैं रनिंग लिख दिया, कोई भी वर्ब में ING लिख दिया, इसका मतलब वो काम मैं भूल गया था। प्रेजेंट सेंटेंस में अगर V1 + ING लिखता हूँ, इसका मतलब वो काम चल रहा है। और अगर पास्ट में V1 + ING लिखता हूँ, इसका मतलब वो काम मैं भूल गया था।
और 2+V1 लिखता हूँ, इसका मतलब पास्ट में वो काम हो गया था। बात आई समझ में? अगर मैं केवल V3 डॉट लिखता हूँ तो ये पैसिव फॉर्म में होता है, जैसे कि ए लॉस्ट बॉय, एक खोया हुआ लड़का, ए लॉस्ट पेन, एक खोया हुआ पेन। तो जब V3 हम यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के तो वो बन जाता है नॉन फाइंड वर्ब, और वो वहाँ पे पैसिव फॉर्म में होता है जिसमें काम डन, जिसमें काम हो चुका होता है। खोया हुआ लड़का, खोने का काम हो चुका है और लड़के ने खुद को नहीं खोया है। जब कोई इंसान खुद वो काम ना करे तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस में। दूसरी बात, वो काम हो चुका होता है, इसलिए वो अपना कहलाता है V3 में पैसिव फॉर्म, यानी कि डन। टू हैव प्लस V3, इसका मतलब होता है वो काम हो चुका है, और हैविंग V3 का मतलब वो काम हो चुका है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो सबसे लास्ट की वीडियो में, अगर ये पार्ट वाइज चल रहा है वीडियो, सबसे लास्ट की वीडियोस में बताऊंगा मैं, और अगर ये लेंदी वीडियो चल रहा है तो ये सबसे लास्ट में आपको मिलेगा देखने के लिए इनमें डिफरेंस। और ये दो नहीं, 15-20 स्ट्रक्चर में ऐसे बताऊंगा, इससे ही बेस्ट कि आपका दिमाग का नया लेवल एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि फाइंड वर्ब और नॉन फाइंड वर्ब को सेंटेंस में कैसे पहचाने। आ जाओ समझ लेते हैं। ही मेरा सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स मेरा मेन वर्ब है, यानी कि फाइनल वर्ब है, क्योंकि वॉन्ट्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया हुआ है। 2+V1 नॉन फाइंड वर्ब है। टू यहाँ पे फिर क्या है? टू यहाँ पे प्रपोजिशन है। ये नॉन फाइंड वर्ब क्यों नहीं है टू? क्योंकि इसके बगल में पार्टी एक मेरा ऑब्जेक्ट आया हुआ है जो कि नाउन है। इस प्रपोजिशन का ये पार्टी नाउन, और ये मेरा आर्टिकल है, तो ये नॉन फाइंड वर्ब है। ठीक है। दे सब्जेक्ट हो गया वॉन्ट, इसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, तो ये अपना हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। टू गो एक वर्ब है, इसलिए नॉन फाइंड वर्ब है। फिर टू क्या है? टू मेरा प्रपोजिशन, क्योंकि ये पार्टी ये नाउन के लिए आई, ये ऑब्जेक्टिव केसेस का हो गया। आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट मेरा आई के अकॉर्डिंग आया हुआ है, तो ये मेरा हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट होम, आई वॉन्ट यू, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट इस फाइनाइट वर्ब का। 2+V1, तो ये हो गया नॉन फाइंड वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये टू क्या फिर मेरा? टू मेरा प्रपोजिशन इस पार्टी के ऑब्जेक्ट का। कोई दिक्कत नहीं, मैं पहचान रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये टू गो सर यहाँ पे लिखा होता, इधर कहीं लिखा होता तो भी ये नॉन फाइंड वर्ब रहता, बस स्ट्रक्चर गलत सेंटेंस का होता, लेकिन चेहरे का वही रहेगा। मैं टू गो शुरुआत में, बीच में, आखिरी में कहीं पर भी लिखता हूँ तो वो नॉन फाइंड वर्ब ही रहेगा। जैसे कि मैं इस पेन को ऐसे पकड़ूँ तो ये पेन रहेगा, हाँ रहेगा। ऐसे पकड़ूँ, अब क्या ये बोतल हो गया? नहीं, अभी भी पेन ही है। मैं ऐसे पकड़ूँ तो भी ये पेन ही है। बात तो सही है। ऐसे नॉन फाइंड वर्ब मैं कहीं पर ही रख देता हूँ, जो मैं स्ट्रक्चर बताया था। ये सारे जो चेहरे आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये चेहरे कहीं पर भी रखे हों, जैसे मैंने बताया उस स्ट्रक्चर में, तो ये नॉन फाइंड वर्ब ही रहते हैं। फिर से एक बार आ जाओ। ये मेरा क्या है? ये मेरा सब्जेक्ट है। डेट क्या? मेरी हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। वॉन्ट क्या है? वॉन्ट मेरा फाइनाइट वर्ब है। क्यों आई है? क्योंकि डेट के साथ में आया हुआ है। टू गो क्या है? टू गो मेरा फाइनाइट वर्ब है, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू मेरा प्रपोजिशन है, इस पार्टी इसका ऑब्जेक्ट है, नो प्रॉब्लम। यू सब्जेक्ट है। डेट क्या है? मेरा हेल्पिंग वर्ब है। हमने देखा यहाँ पे ही के हिसाब से भी डेट आया हुआ है, यू के लिए भी डेट आया, क्योंकि टेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो रहा था, यहाँ पे टेंस चेंज हुआ है। ये मेरा एडवर्ब हो गया, ये मेरा फाइनाइट वर्ब हो गया, और ये टू गो नॉन फाइंड वर्ब, और ये मेरा प्रपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। ही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब मेरी हैज़ है, संग मेरी थर्ड फॉर्म है, ये फाइनाइट वर्ब हो गई क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। ए मेरा आर्टिकल है, ये इसका ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। टू क्या मेरा? टू विन मेरा प्रपोजिशन, सॉरी वर्ब के साथ में एक वर्ब जुड़ा है, तो ये नॉन फाइंड वर्ब है। फिर द प्राइस, ये मेरा नाउन है, लेकिन ये अब है क्या? ही है संग ए सॉन्ग। अगर मैं सेंटेंस इतना तोड़ दूं कि ही है संग ए सॉन्ग, उसने एक गाना, वह गाना गा चुका है। टू विन द प्राइज, किस लिए? टू विन द प्राइज। अगर हम ध्यान दें तो ये मेरी नॉन फाइंड वर्ब है। हकीकत में ये मैं अगर ध्यान दूँ तो इनके चेहरे कैसे भी हों, लेकिन ये फंक्शन तो कहीं ना कहीं वर्ब का ही करते हैं ना, काम का। भले टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, लेकिन ये एक्टिविटी वर्ब का ही करते हैं। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि अब कन्फ्यूज़न शुरू होगा। क्यों होगा भाई? सुन लो। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ये हो गया,
अब ये नॉन फाइंड वर्ब, अब इसका ऑब्जेक्ट ये द प्राइज़ है, यानी कि नॉन फाइंड वर्ब्स अपने साथ में अपना खुद का भी ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। क्यों? बस टू लगने की वजह से तो ये नॉन फाइंड वर्ब हुआ है, अदरवाइज है तो ये वर्ब ही, है तो ये वर्ब ही, समझो। जैसे कि मान के चलो कि आपके पिताजी या माताजी, भाई बहन जो भी है, मान चलो आपका भाई है और वो आईएएस है, तो आप उसको कहोगे मेरा भाई जो है वो आईएएस है, मेरा भाई। कल को अगर भगवान की दया से वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या वो आपका दोस्त हो जाएगा? नहीं, वो आपका रहेगा तो भाई, भले ही उसका व्यवहार कैसा भी, उसकी बात एक अलग है, रहेगा तो भाई। तभी आप कहोगे मेरा भाई प्रधानमंत्री है, मतलब उसका स्टेटस भाई वाला अभी भी रहा है, वाली वो कैसा भी उसका चेहरा बदल गया हो। और अगर मैं ये कहूँ कि कल को अगर वो आईएएस से उठ करके उसका मन बदल जाए, वो कहे कि हमें एसडीएम बनना है या फिर हमें इंस्पेक्टर बनना, अपने ज़िले में ही रहना है, हम नहीं कहीं जाना चाहते हैं, नीचे आ गया, तो क्या वो आपका दुश्मन हो जाएगा? नहीं, रहेगा तो आपका भाई। इसका मतलब उसका भले ही मैं स्टेटस बदल दूँ, भले ही मैं स्टेटस बदल दूँ, लेकिन रहेगा तो आपका भाई। इसका मतलब अगर मैं यू विन लिखूँ, यू विन ए प्राइज़, तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, सॉरी फाइनाइट वर्ब है जो कि यू के अकॉर्डिंग है, इसका ये ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है। और अगर मैं ये लिखूं कि यू वांट टू विन ए प्राइज़, अब ये जो मेरी फाइनाइट वर्ब है और ये मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये इसके अकॉर्डिंग आया है और ये वांट के बगल में रखा है, इसलिए रखा है, इसके लॉजिक बताऊंगा मैं आगे चल करके। अब देखो, ये आपका भाई डीएम था, है ना, आईएएस था, यहाँ पर ये बन गया आपका, मान के चलो जैसे इंस्पेक्टर बन गया है, तो क्या ये भाई नहीं रहा? भाई तो अभी भी है, वर्ब ये यहाँ पर भी है, वर्ब ये यहाँ पर भी, बस यहाँ पे फाइनाइट वर्ब थी, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये अपने साथ में खुद का ऑब्जेक्ट ला सकती है, ये अपने साथ में भी खुद का ऑब्जेक्ट ला सकती है। इसका मतलब भाई तो भाई रहेगा, कुछ भी हो जाए। बात आई समझ में? ऑब्जेक्ट तो अपना वो लाएगा ही। मेरे ख्याल से मेरे एग्जाम्पल भले ही शायद उल्टे सीधे आपको लगे, लेकिन आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। अब आगे देखते हैं। दे हैव संग अ सॉन्ग टू विन द प्राइज़। अब देखा मैंने फिर से कि वहाँ पे तो हैज़ आ था, यहाँ पे हैव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और टू विन मेरा नॉन फाइनाइट वर्ब है और इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात समझ में आ गई होगी। ही मेरा सब्जेक्ट है, विल मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये पार्टिकल मिलकर के दोनों हेल्पिंग वर्ब ही बना रहे हैं। सिंगिंग मेरी हो जाएगी व्हाट, सिंगिंग मेरी हो जाएगी मेन वर्ब। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ कि दिमाग में डालने के लिए, कि जैसे मैं यहाँ पर ही इज कर देता तब भी सिंगिंग ही रहता, यू आर कर देता तब भी सिंगिंग रहता, तो इस हिसाब से सर सिंगिंग तो चेंज ही नहीं हो रहा है, सिंगिंग तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होना चाहिए। नहीं, अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर V1 प्लस ING लिखा है तो ये आपकी मेन वर्ब ही मानी जाएगी, मतलब फाइनाइट वर्ब ही मानी जाएगी। अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब ना आए, कुछ भी लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब मानी जाती है। बस यही डिफरेंस है। इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट रहा टू इम्प्रेस। टू इम्प्रेस आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है और हर इसका खुद का ऑब्जेक्ट है। आई मेरा सब्जेक्ट है, एन्जॉय मेरा क्या है? एन्जॉय मेरा है फाइनाइट, वेरी गुड, फाइनाइट वर्ब। गोइंग, अब ध्यान से देखो, इस सिंगिंग के पहले इज़ लगा दो, विल भी लगा दो, आर लगा दो, वर लगा दो, कुछ भी लगा दो, आपकी कहलाएगी मेन वर्ब। लेकिन इस गोइंग के ठीक पहले क्या कोई इज़, एम, आर, वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब रखी है? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पे तो एक मेन वर्ब रखी है इसके ठीक पहले। इसका मतलब ये यहाँ पे मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब है, यही डिफरेंस था। अगर V1 प्लस ING के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब है, अगर इसके पहले कोई भी कुछ भी रखा हुआ है तो वो आपका कहलाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये देयर मेरा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। एक और देखो, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, डिनाइड मेरा क्या हो गया? डिनाइड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ था, तो ये मेरा कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा फाइनाइट वर्ब, यानी कि मेन वर्ब कह सकते हो, फाइनाइट वर्ब कह सकते हो। गोइंग मेरा क्या है? गोइंग के पहले हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये मेरी कहलाएंगी नॉन फाइनाइट वर्ब। देयर मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, ये यहाँ पे कहला रहा था आपका इन्फिनिटिव, और ये यहाँ पे कहलाएगा टेक्निकली जेरंड कहलाता है।
अब ये पार्टिसिपल क्यों नहीं है वो देखेंगे आगे डिटेल्स के वीडियो में। तो हम लोग अब देखेंगे चीज़ों को और आगे।